नमस्कार। नमस्ते। आर्यमान नमस्ते, मेरी आवाज़ आ रही है? जी धन्यवाद। आप बताइए कब शुरू करना है, शुरू कर देंगे। नमस्कार कुमार। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस फेसबुक लाइव में। और मुझे कहा गया है कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में कुछ सभी से बात करें इस फेसबुक लाइव के माध्यम से। तो मेरा वैसे तो ये विषय नहीं है, मैं आप सब जानते हैं मैं गणित का प्राध्यापक हूँ और मेरी भी ऐसी कोशिश रहेगी कि संवाद कौशल या कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में जो बहुत थोड़ी सी जानकारी मुझे है वो आप सभी के साथ भी इस निमित्त शेयर की जाए। मैं आशा करता हूँ कि इस लॉकडाउन पीरियड में आप सब आपके घर में हैं, स्वस्थ है, आपके परिवार के सभी के सभी का स्वास्थ्य ठीक है, आप ध्यान रख रहे हैं और जो एक सामाजिक जिम्मेदारी हम सबकी बनती है उसको भी निभाने का आप पूरी सुरक्षा के साथ में प्रयास करते रहेंगे, ऐसे मैं अपेक्षा करता हूँ। कम्युनिकेशन के बारे में अगर हम कहेंगे तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि इट इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट गिवन बाय गॉड टू ए ह्यूमन बीइंग। मनुष्य प्राणी को भगवान के द्वारा दी गई ये एक बहुत बड़ी भेंट है कि हम बोल सकते हैं, हम संवाद कर सकते हैं, हम वाद भी कर सकते हैं। ये हमारे लिए भगवान ने दी हुई एक बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे कहते हैं अपने हिंदी में कि बोलने वाले के तो कंकर भी बेचे जाते हैं और न बोलने वाले के अच्छे गेहूं भी कंकर का भाव पाते हैं। तो इसी का मतलब ये है कि हमने बोलना सीखना चाहिए, अच्छा बोलना सीखना चाहिए। भगवत गीता में जैसे कहा है, सत्यम प्रिय हितम चयत, सत्य कहो लेकिन हितकारी कहो। एक राजा की कहानी बताते हैं कि वो राजा अपना भविष्य जानना चाहता था, तो उसने अपने सारे सैनिकों से कहा कि जाओ
सब गाँवों में ढिंडोरा पीट के आओ कि जो भी राजा को अपना भविष्य बताएगा राजा उसे मुंह मांगा इनाम देगा। तो दूर दूर से लोग आते हैं, ज्योतिषी आते हैं, भविष्य देखने वाले आते हैं, और राजा का पूरा भविष्य पंचांग देखने के बाद में बहुत सारे लोग निकल के चले जाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें हैं कि जो शायद उस राजा को ठीक ना लगे। तो प्रकाश कलटकर नमस्कार। तो एक महाशय थे, वो थोड़ी हिम्मत करते हैं और कहते हैं कि भाई राजा, तेरा बाकी सब भविष्य में तो बहुत अच्छा अच्छा लिखा है, और लेकिन सबसे एक चौंकाने वाली बात है कि तू बहुत जल्दी मरेगा, तो तुझे ये सारा सौभाग्य ज़्यादा देखने नहीं मिलेगा। ऐसे कहने के बाद में वो राजा को बहुत गुस्सा आता है, और वो कहता है कि ये जो भविष्यवाणी तुमने की है बहुत गलत है, और इसका तुम्हें दंड मिलेगा करके। आगे तो डर के मारे कोई बताना नहीं चाहता है राजा को क्या भविष्य है। ऐसे करते करते एक बहुत दूर के गांव के एक साधु महाराज आते हैं, और वो कहते हैं राजा को कि भाई मैंने तो तुम्हारा सब हाथ भी देख लिया, पंचांग भी देख लिया, और सब देखने के बाद में मेरे सामने तो आपका भविष्य बहुत सुंदर दिख रहा है, आप बहुत सौभाग्यशाली है। आप ही केवल अच्छा राज्य करेंगे नहीं, तो आपका जो बेटा है वो भी जल्द राजा बनेगा। ऐसे उसने कह दिया। अब ये कहने के पीछे का वास्तव में अर्थ क्या था? जब बेटा जल्दी राजा बनेगा, इसका मतलब ही है कि ये जो महाराज है ये जल्दी मर जाएंगे। लेकिन उस व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि आप जल्दी मरोगे, उसने कहा कि ये आपका जो बेटा है वो बहुत जल्दी राजा बनेगा। तो इसमें से हमको क्या पता चल जाता है कि हम जब संवाद करते हैं या हम जब बोलते हैं तो सत्यम प्रिय हितम चयत, अच्छा सत्य बोलो लेकिन हितकारी बोलो, अच्छे शब्दों में बोलो, ऐसे शब्दों का चयन करो कि जिससे सामने वाले को कोई चोट ना पहुंचे। तो क्योंकि कम्युनिकेशन इज अ वेरी इफेक्टिव मीडियम टू रीच आउट टू द ऑडियंस। जो भी हमारा ऑडियंस है जिससे हमको संवाद करना है, तो संवाद कौशल्य इसके लिए आवश्यकता है क्योंकि वो एक इफेक्टिव मीडियम है, एक अच्छा दर्जेदार ऐसा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने जो ऑडियंस है उन तक हम पहुंच सकते हैं। हम सब स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी है, और विद्यार्थियों के बारे में विद्यार्थी के 5 लक्षण ऐसे कहा जाता है। संस्कृत में एक श्लोक है और उसमें कहा है कि क्या है विद्यार्थी के 5 लक्षण। तो पहले वाक्य में कहा है काक चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च। 3 लक्षण बताए हैं। अल्पहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो काक चेष्टा होनी चाहिए। काक यानी कौआ। शशांक जी नमस्ते, सुशांत शेलार नमस्कार, अखिलेश मौर्य नमस्कार। तो काक चेष्टा यानी क्या? कौवे की जैसी आपकी हर चीज को परखने की, आपको देखने की आपका लक्षण होना चाहिए। बको ध्यानम, बक यानी बगला जिसे हम कहते हैं, और जो पानी में बराबर ध्यान लगाकर खड़ा रहता है और सही मौका आने पर ही अपनी जो मछली है उसको खाने के लिए उठा लेता है, बिल्कुल कोई आवाज ना करते हुए, लेकिन एकदम फोकस्ड। तो बको ध्यानम, तो उस बक के जैसे, बगले के जैसे अपना ध्यान हो, ऐसा एक लक्षण विद्यार्थी का होना चाहिए। श्वान निद्रा, श्वान यानी कुत्ता। तो कुत्ते की नींद कैसी होती है? बहुत जरा सी आहट आ गई तो तुरंत उड़ जाता है, तो श्वान निद्रा होनी चाहिए। अल्पाहारी, कम से कम खाना चाहिए, जितना आवश्यक है उतना ही खाना चाहिए। और गृह त्यागी, तो जो गृह त्यागी ने घर को छोड़ के नहीं जाना, लेकिन जो घर के मोह में ना बंधा रहे और बाहर अधिक अधिक सीखने का जिसको लोभ रहे, ऐसा जो है उसे विद्यार्थी कहते हैं। तो काक चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो इसके लिए हमने हमारे ये जो 5 लक्षण है उसमें वो काक चेष्टा, कौवे की जैसी चेष्टा होनी चाहिए, और बक के जैसे ध्यान हो रखना, सबने फोकस्ड होना चाहिए अपने जीवन में। क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ स्ट्रेट हाईवे, मैं बोलूँगा रोडवे भी नहीं, इज अ हाईवे टू रीच टू द हार्ट ऑफ द ऑडियंस। तो अपने सामने वाले के हृदय तक पहुंचना है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमने सीखना चाहिए। हमारे यहाँ पर पुराणों के समय से हम देखते हैं कि अलग अलग उदाहरण संवाद के बारे में हम देख सकते हैं कि जो हमको बताता है कि आदर्श प्रकार के कैसे स्किल्स होने चाहिए, कम्युनिकेशन के इंटरपर्सनल स्किल्स होने चाहिए। आजकल के तारीख में जब रामायण महाभारत सब जगह पे चल रही है, तो ऐसे स्थिति में हम अगर रामायण महाभारत में से अगर कुछ उदाहरण देखते हैं तो हमको पता चलेगा कि महाभारत जैसे है कि महाभारत की लिखा तो व्यास मुनि ने लिखा,
तो व्यास मुनि को जब ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप महाभारत लिखिए, तो वो कहते हैं कि लिखूं तो सही, ठीक है, लेकिन लिखने वाला कोई तो दीजिए, कोई ऐसा लिखने वाला दीजिए कि जो मैं जैसे कहूँ वैसे तुरंत लिखता जाए। तो ब्रह्मा जी कहते कि ठीक है, अच्छी बात है, तो मैं गणेश जी को देता हूँ, गणेश जी से अच्छा तो कोई हो नहीं सकता है कि जो इसको लिखेगा। तो वो गणेश जी को उनके पास में भेजते हैं। तो गणेश जी जब आते हैं व्यास जी को मिलने के लिए, तो व्यास जी उनको कहते कि आपको लिखना है। तो गणेश जी कहते मेरी तो एक शर्त है। तो बोलते क्या शर्त है? तो बोलता है आप जैसे कहेंगे वैसे मैं लिखूंगा, ठीक है, लेकिन आपने बिना रुके कहना है, आप बिना रुके कहेंगे तो ही मैं लिखूंगा। ऐसे कहने के बाद में व्यास जी भी उनकी एक शर्त रखते हैं कि भाई अच्छा आपकी ये शर्त है तो मेरी भी एक शर्त है। और वो कहते हैं कि मैं जैसे भी कहूंगा जिस गति में, पहले आपको उसको समझना होगा और फिर आप उसको लिखेंगे, ऐसा करेंगे तो ही आप लिखिए। तो ये दोनों तरफ से शर्त लिखी जाती है। इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ हियरिंग, लिसनिंग स्किल्स एंड राइटिंग स्किल्स, ऐसे मैं कहूँगा, क्योंकि कम्युनिकेशन के स्किल्स में ये दो महत्वपूर्ण स्किल्स होती हैं, लिसनिंग और राइटिंग, जिसके बारे में आगे हम जरूर बात करेंगे। शंकर नमस्कार। तो हमारे यहाँ पर ऐसे कहा है कि किस व्यक्ति की सबसे ज़्यादा पूजा होती है या किस व्यक्ति का सबसे ज़्यादा आदर होता है। तो संस्कृत हमारी बहुत ऐसी भाषा है कि जिसमें बहुत सुंदर सुंदर सुभाषित है, और अक्षरों के साथ कैसे खेलना ये हम संस्कृत में सीखते हैं। ऐसे ही एक अच्छा सुभाषित है जिसमें किस व्यक्ति का ज़्यादा आदर रखा जाता है, ऐसा उसमें उल्लेख किया है। संतोष जी नमस्कार। तो वो सुभाषित कहता है, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारे पंचभीर्युक्त नरो भवति पूजितः। तो क्या कहते हैं, वो व से शुरू होने वाले शब्दों से वर्णन करते हैं कि क्या कहते हैं कि विच काइंड ऑफ पर्सन इज रिस्पेक्टेड बाय द सोसाइटी, अ पर्सन हु हैज 5 क्वालिटीज। तो वो पंचभीर युक्त, ऐसा उसने कहा है। और क्या है वो 5 क्वालिटीज क्या है? तो वस्त्रेण, जिसको ड्रेसिंग का अच्छा सेंस हो, गुड सेंस ऑफ ड्रेसिंग। वपुषा, जिसका शरीर अच्छा हो। नीलेश थरवानी नमस्कार। तो जिसका शरीर अच्छा हो, ढीला ढाला ना हो, थोड़ा बहुत अच्छा मेंटेन किया हो। तो हमको मत देखिए, तो लेकिन ऐसे कहते हैं, तो उस श्लोक में ऐसे कहा है। तो जो अच्छा ड्रेसिंग सेंस जिसका हो, अच्छा फिजिक जिसका हो। वाचा, जिसका अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स हो। विद्या, जिसका अच्छा नॉलेज हो। प्रथमेश नमस्कार। और अंत में कहते विनयेन, यानी जो विनम्र हो, जिसका डिसिप्लिन हो, ओबीडियंस हो। ऐसे 5 गुण रखने वाले व्यक्ति को जनरली लोग रिस्पेक्ट करते हैं या सोसाइटी में उसकी रिस्पेक्ट होती है। तो वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारई पंचभीर्युक्तः नरो भवति पूजितः। तो हमको भी, हम इसको अगर फॉलो करते हैं, अच्छा ड्रेसिंग सेंस हो, अच्छा चलना हो, फिजिक अच्छा हो, और अच्छा कम्युनिकेशन स्किल हो, अच्छा ज्ञान हो, और सबसे बड़ी बात विनम्रता हो, तो हमको भी समाज में मान्यता मिल सकती है। आज के इस सारे वातावरण में जब हम सब घर में हमारे बंद है, ऐसे वातावरण में भी इस सारी चीज़ों के ऊपर और अधिक रूप से हमको कंसंट्रेट करके हमारे इसमें कुछ ऐसे गुण आए, इसका प्रयास हम कर सकते हैं। एक वाक्य और कहूँगा और फिर आगे थोड़ा सा डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करते हैं। वो वाक्य ऐसा है कि हमारा बहुत बार व्याकरण में गड़बड़ हो जाती है या पंक्चुएशन मार्क्स में गड़बड़ हो जाती है कि पंक्चुएशन कहाँ देना है, पॉज कहाँ देना है। तो अगर सही जगह पे पॉज नहीं दिया, सही जगह पे पंक्चुएशन नहीं दिया, तो अर्थ का अनर्थ कैसे हो सकता है। तो एक बहुत उसका फेमस ऐसा वाक्य है जो मैं हमेशा मेरे भाषण में भी बहुत बार कहता हूँ। और अक्षता खर्डीकर नमस्कार। तो वो वाक्य ऐसे कि बैलगाड़ी से लोग जाते रहते हैं, तो एक व्यक्ति व्हाट्सएप पे अपने मोबाइल पे, अभी आज के ज़माने में सब गाड़ियाँ पेट्रोल सब बंद है, तो बैलगाड़ी पे जाते हैं, तो व्हाट्सएप पे टाइप कर रहा था कि कैसे जा रहे हैं। और टाइप करते करते बैलगाड़ी से जा रहे थे तो थोड़ा झटका लग गया और टाइप हो गया, हम सब बैल गाड़ी से जा रहे हैं। अब इससे क्या हो गया, तो जो झटका आया उसमें वो स्पेस का बटन दब गया और बैलगाड़ी का बैल अलग हो गया और गाड़ी अलग हो गई। लेकिन उससे अर्थ में क्या फर्क पड़ गया, तो हम सब बैलगाड़ी से जा रहे थे जो लिखना था, उसके जगह पर हमने लिख दिया हम सब बैल गाड़ी से जा रहे थे। तो ये अर्थ का अनर्थ हो सकता है। बासुकीनाथ जी नमस्ते। इसके लिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेनेवर वी आर सेइंग समथिंग, व्हेनेवर वी आर लिसनिंग समथिंग,
एंड वेन एवर वी आर राइटिंग। तो इन तीनों क्रियाओं के समय पर हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कैसे कम्युनिकेट करते हैं हम? तो जनरली हम कम्युनिकेट करते हैं सुनने से, लिखने से, स्पर्श करने से। कोई हमारे पास में आया, दुखी है, खुश है, तो हम उसको स्पर्श करते हैं। तो स्पर्श करना भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन है, संवाद है। बोलने से और जेस्चर्स से, जैसे अभी मैं कुछ हाथ हिला रहा हूँ, ऊपर नीचे करेंगे, मुंडी हिलाएंगे, या और भी कुछ जो जेस्चर्स होते हैं, तो इन सारे माध्यम से हम कम्युनिकेट करते हैं। तो इंग्लिश में जैसे 2 प्रकार के शब्द है, एक शब्द है हियरिंग और एक शब्द है लिसनिंग। हम क्या करते हैं, हम जब किसी भी चीज़ को सुनते हैं तो हियरिंग करते हैं या लिसनिंग करते हैं? तो दोनों में फ़र्क क्या है? तो हियरिंग इज़ जस्ट रिसीविंग द ऑडियो, और लिसनिंग का मतलब होता है नॉट ओनली रिसीविंग द ऑडियो, इन एडिशन टू दैट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ बीइंग सेड। तो मेरे ख्याल से हम जब विद्यार्थी है और आज इस लॉकडाउन पीरियड में बैठे हैं, तो साधारणतः हमसे जो गलती होती है कम्युनिकेशन में, वो हियरिंग की होती है। हम सिर्फ सुनते हैं, समझते नहीं हैं। तो अभी हमको ये मौका मिला है कि हम इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, और जो हमारे कान पर आ रहा है उसे ना केवल सिर्फ सुने, तो उसे समझे भी। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू हैव द फर्स्ट कम्युनिकेशन स्किल विच इज़ अबाउट लिसनिंग, प्रॉपर लिसनिंग, विच वी ऑल कैन डेफिनेटली डू। सो अच्छे गाने सुने, बहुत अच्छे अच्छे पुराने अपने लोगों ने लिखे हुए संस्कृत में मंत्र है, गायत्री मंत्र है, राम रक्षा स्तोत्र है, और भी आप जिस भगवान को जानते रहेंगे उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ऐसे कुछ अच्छा सुने। आपको क्लासिकल म्यूज़िक सुनना पसंद है तो उसको सुने, जिससे आपके मन के ऊपर कुछ अच्छा परिणाम होगा। और जैसे मैंने कहा, इन सारे चीज़ों को जनरली हम सिर्फ सुनते थे, राम रक्षा स्तोत्र केवल सुनते थे। फॉर एग्जांपल हनुमान के मारुति स्तोत्र जैसे है, या हनुमान चालीसा है, सुनते थे। आज ये लॉकडाउन पीरियड का हमको फ़ायदा किस प्रकार से मिल सकता है? तो आज हम इस केवल शब्दों को सुनेंगे नहीं, तो इन शब्दों के अर्थ भी जानेंगे, और जो हम सुन रहे थे आज तक उसको अगर समझ पाएंगे तो शायद हमको बहुत हमारा ऊपर परिणाम अच्छा हो सकता है, और जीवन में एक अच्छा मार्ग भी हमको चलने के लिए मिल सकता है। पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई के बहुत सारे आजकल, जैसे मैं भी ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहा हूँ, आपके भी टीचर्स लेते रहेंगे, तो पॉडकास्टिंग करते रहेंगे लोग, तो पॉडकास्ट, ऑडियो पॉडकास्ट बनाया रहेगा, तो उसको सुनिए, समझिए। तो ये आप मेरे ख्याल से कर सकते हैं। अच्छे लोगों का, जो सीनियर्स है, जो वेल एस्टैब्लिश्ड है, उनको आप अगर सुनेंगे तो आप ये जो स्किल है उसके पीछे का, वो स्किल आप अपने आप केवल सुनने मात्र से और समझने मात्र से उसको ग्रास्प कर सकते हैं। दूसरा स्किल है राइटिंग स्किल्स। तो इसको तो बहुत बड़ा मौका हमको मिला है। मैं कहूँगा कि 24 घंटे आपको घर में ही बैठना है, और पता नहीं शायद 14 अप्रैल के बाद क्या होगा, लॉकडाउन पीरियड बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्या फेज़ होगा पता नहीं, लेकिन हमको ये जो समय मिला है, इस समय को हम लिखने में भी उपयोग में ला सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। बहुत बार हम जो कहते हैं और जब लिखने को जाते हैं तो उसमें एक अंतर आ जाता है, क्योंकि जब लिखते हैं तो हमको बहुत सटीक लिखना होता है, सही लिखना होता है, उसमें हम कुछ जार्गन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए राइटिंग स्किल्स होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको एक आध 2 उदाहरण मेरे अभी पिछले कुछ दिनों के इसमें जो मुझे आए हैं लॉकडाउन पीरियड में, वो ज़रूर बताना चाहूँगा कि कैसे विद्यार्थी संवाद करने में गड़बड़ कर देता है। तो जैसे एक मेरा विद्यार्थी था, उसने मुझे मेल लिखा, भी हम लोग असाइनमेंट सबमिशन पे है, तो उसने मुझे मेल लिखा, और मेल का जो सब्जेक्ट था, उसके सब्जेक्ट में उसने क्या लिखा, आई हैव बीन ट्रबलिंग वाइल अपलोडिंग माई असाइनमेंट। तो मुझे तो ये बहुत देर तक समझा ही नहीं कि ये किसको ट्रबल दे रहा है। आई हैव बीन ट्रबलिंग विद अपलोडिंग माई असाइनमेंट। तो ये वाक्य मैं बहुत बार पढ़ रहा था, पढ़ने के बाद मुझे क्लिक नहीं हो रहा था कि इसको भाई लिखना क्या है। तो वास्तव में उसे लिखना था कि मैं बहुत परेशान हूँ असाइनमेंट अपलोड करने के बारे में। अब ये जो हम हिंदी में सोचते हैं या मराठी में भी सोचते रहेंगे, जिस भाषा में हमारी मातृभाषा है, लेकिन जब लिखने को जाते हैं तो उसकी दिक्कत हमको सामने आती है। उसका व्याकरण बदल जाता है, उसका अर्थ बदल जाता है। तो आज के इस ज़माने में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल स्किल विच इज़ अबाउट रिटन कम्युनिकेशन। तो जो नौकरी करने वाले वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जो हम आपके जैसे स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो बहुत सारे ईमेल्स पे, इंटरनेट पे, ऑनलाइन सारी चीज़ें आ रही हैं। ऐसे समय पर
to improve the writing and the art of written storytelling, you should start writing at least 200 to 400 words और 500 वर्ड्स का कुछ तो भी एक राइटअप आपने लिखना चाहिए रोज. ठीक है, तो रोज इसका प्रयास करें कि आप कुछ ना कुछ 200-250 शब्दों में, 500 शब्दों में कुछ ना कुछ अच्छा लिखे. किसी भी विचार के बारे में, जो भी विचार आपको अच्छा लगता है, जिस सुबह आपको अच्छा लगता है, दोपहर को, शाम को, किसी भी समय पर, लेकिन कुछ लिखिए. उस भाषा में लिखिए सबसे पहले जिस भाषा में आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, कंफर्टेबल है. आपको 1-2 हफ्तों के बाद में, 3 हफ्तों के बाद में ज़रूर पता चलेगा कि आपने बहुत नई चीज़ें आपके अंदर के गुणों के बारे में डिस्कवर की है. उसमें आपके सोचने का तरीका हो, आपकी भाषा का विषय हो, आपकी खुद की स्टाइल हो, उसको आपने इस निमित्त से डेवलप किया होगा. तो शायद आप एक अच्छे कथाकार बन सकते हैं, एक अच्छा स्टोरी टेलर बन सकते हैं, एक अच्छा राइटर बन सकते हैं, एक अच्छा ब्लॉगर बन सकते हैं. तो इस खाली समय का उपयोग आप अगर राइटिंग कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बढ़ाने में अगर करते हैं तो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा होगा. फिर स्पर्श के बारे में जैसे मैंने बताया, अभी स्पर्श करने का कोई चांस नहीं, हम सब लॉकडाउन में है तो अपने अपने घरों में है. लेकिन अपने घर में छोटे बड़े बुजुर्ग जो भी है, उनसे जो हमको स्पर्श से सीखना मिलता है, ये भी एक कम्युनिकेशन का माध्यम है. केवल पीठ पर हाथ रखने से पूरा मैसेज चला जाता है कि अच्छा बहुत बढ़िया काम किया तुमने. केवल आंखें बड़ी करने से पता चल जाता है कि नहीं ये तो गुस्सा कर रहे, हमने शायद कुछ गलत कर दिया है. तो ये जो हमारे स्पर्श और जेस्चर्स है, इससे भी बहुत सारा कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं. और वो अभी क्योंकि हम अपने अपने घरों में हैं, ऑफिस में तो नहीं जा रहे हैं या कॉलेजेस में नहीं जा रहे हैं, तो अपने परिवार के सभी छोटे बड़ों के साथ मिलकर इसको भी थोड़ा ऑब्जर्वेशन से देखेंगे तो हमको बहुत कुछ सीखने मिलेगा. एक और बहुत इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन का स्किल है, वो है स्पीकिंग या बोलना, भाषण करना या कहना. तो आज जब हम घर से पढ़ रहे हैं या घर से बैठ के ऑफिस में जा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत की प्रोफेशनल स्किल है जिसको हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, जिसके ऊपर हमने ध्यान देना चाहिए. अभी लेक्चर्स ऑनलाइन हो गए, लोगों के मीटिंग्स, ऑफिस का काम ऑनलाइन हो गया है. तो बहुत सारे अभी जो 1-to-1 डिस्कशन हम करते थे, शायद कॉलेजेस में भी टीचर को अकेले मिलकर पूछते थे, या हमारे ऑफिस में भी कलीग को, बॉस को अकेले मिलते थे. अब ये सब ऑनलाइन होने के कारण वो 1-to-1 नहीं रहा है, वो सारे क्लास के सामने, एक ग्रुप के सामने हमको कहना पड़ता है. ऐसे समय पर हमको क्या कहना है, कैसे कहना है, इसके ऊपर भी बहुत ध्यानपूर्वक सोचना पड़ता है, क्योंकि हम जो कहते हैं वो अभी सब सुनने वाले हैं. तो इसके लिए हमने भी इस बात को समझना चाहिए. मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमको कि इस सारे लॉकडाउन पीरियड में हम अपने पब्लिक स्पीकिंग के बारे में भी कुछ स्किल्स हो, उसको एनहांस करने का प्रयास कर सकते हैं. एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हम सबको है कि जिसको हम पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं, कि हम जैसे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है, कॉलेज में गए, गेट के सामने खड़े हो गए एक स्टूल के ऊपर और गेट मीटिंग कर दी. तो बहुत सारे लोगों ने नहीं की रहेगी. ये हमको अभी निमित्त मिल गया है कि इस प्रकार के हमारे बोलने के, वर्बल कम्युनिकेशन के कौशल्य को भी बढ़ाया जाए. तो क्या कहना है, कितने समय में कहना है, कितना कहना है, क्या नहीं कहना है, क्या कहना है, और क्या कहेंगे तो तुरंत उसको स्वीकार्यता मिलेगी और क्या कहेंगे तो नहीं मिलेगी. इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस समय का उपयोग करके इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं. हमारा टोन कैसा हो, हमारी आवाज़ ऊपर नीचे कम ज़्यादा कैसी हो, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी हम काम कर सकते हैं. बहुत अच्छे अच्छे जो वक्ता है, वो वक्ता ऐसे ही एक रात में नहीं पैदा हो गए, वो बहुत मेहनत करते हैं. और मेहनत करेंगे तो कोई भी चीज़, क्योंकि ये स्किल है, तो ये स्किल्स कैन बी अडॉप्टेड, स्किल्स कैन बी प्रैक्टिस, एंड बाय ट्रेनिंग यू कैन एक्वायर दो स्किल्स. इसके लिए हम इन बातों को समझ सकते हैं. फिर दूसरा, जैसे ये रिटन है, वर्बल कम्युनिकेशन है, राइटिंग स्किल्स है, फिर स्पर्श है, जेस्चर्स है, सुनना है. इसके पश्चात अड़चनें क्या है, ऑब्स्टेकल्स क्या है, कि संवाद करने में बाधाएं क्या क्या आती है. तो अगर इसको ठीक से देखेंगे तो बहुत अलग अलग प्रकार की बाधाएं हैं कि जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो संवाद को रोकती है या संवाद के परिणाम को रोकती है. वो क्या है, हमने गलत माध्यम को यूज़ किया. फॉर एग्जांपल, कि जो चीज़ हमको फ़ोन करके कहनी थी वो हमने व्हाट्सएप के मैसेज पे डाल दी. अब उसमें एक ऑब्स्टिकल क्या आ जाता है कि टेक्स्ट मैसेज जो है वो इमोशंस के साथ में नहीं जाते हैं, अनलेस यू पुट एन इमोजी टू दैट. लेकिन आप केवल टेक्स्ट मैसेज जाते हैं
तो जैसे उसके बहुत अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में और किस भावना से आपने वो मैसेज टाइप किया है, वो चीज़ें कम्युनिकेट नहीं होता है, उससे अलग अलग नए डिफ़िकल्टीज भी पैदा हो सकते हैं। तो गलत टेक्निक यूज़ करना, टेक्निकल चीज़ यूज़ करना, गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, गलत व्यक्ति से टारगेट गलत हो जाना, कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज़ करना जिसको इंग्लिश में लोग जार्गन बोलते हैं, वो जार्गन को यूज़ करते जाते जाते और एक्चुअल मैसेज जो बहुत सिंपल है उसको और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। सही समय न जानना, तो गलत समय पे बोल दिया तो गड़बड़ हो सकती है। तो सही समय जानना चाहिए कि कौन से समय पर क्या चीज़ कहनी चाहिए, किससे कहनी चाहिए, कितनी कहनी चाहिए। फीडबैक नहीं लेते हैं बहुत बार हमने जो भी कहा लिखा है उसके ऊपर से, तो फीडबैक नहीं लेंगे तो वो भी एक बैरियर होता है। जैसे अभी मैं ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहा हूँ, आपके भी टीचर्स ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं। अगर हमने एक ऑनलाइन लेक्चर पहली बार ले लिया और स्टूडेंट से फीडबैक नहीं लिया कि इस ऑनलाइन लेक्चर को जैसे हमने कंडक्ट किया वो ठीक था कि नहीं था, तो नहीं लेंगे फीडबैक तो दिक्कतें आ जाएंगी, तो हम सुधार नहीं कर सकते हैं, आगे के सेशन में कुछ अच्छा नहीं कर सकते। तो एटीट्यूड भी एक बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल हो सकती है कि हमारा एक स्वयं का एटीट्यूड होता है, उस एटीट्यूड की वजह से हम अपने संवाद में गड़बड़ी कर देते हैं और ठीक से पहुंच नहीं पाते हैं अपने ऑडियंस तक। तो इसका भी हमको ध्यान देना है। तो ये सारे जो ऑब्स्टेकल्स है, जिसको इंग्लिश में हम लोग करेंगे बैरियर्स है कम्युनिकेशन के, इसको भी हमको पार करना है, इसका भी हमको ध्यान रखना है। तो जब पब्लिक स्पीकिंग की मैं बात कर रहा था, तो ये लॉकडाउन पीरियड में हमको इस स्किल को भी अच्छा करने का मौका मिलता है। किसी पब्लिक मीटिंग में तो नहीं जाना है, लेकिन आईने के सामने खड़े हो सकते हैं और अच्छा सा भाषण दे के देख सकते हैं कैसे दिखता है अपना भाषण। और भाषण में सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि बहुत सारी जो चीज़ें हमको जाननी होती है, जिसको मैं कहूँगा कि डूज ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, क्या करना। तो डूज भी पता होना चाहिए और डोंट्स भी पता होने चाहिए। तो डूज में क्या है, तो हम जिस जगह पर भाषण करने को जा रहे हैं वो स्थान क्या है, वहाँ का विषय क्या है, हमारे विषय के उस भाषण करने के स्थान पर और विषय में जो ऑडियंस सुनने वाला है उसको देखकर मुद्दे उस भाषण के हमारे क्या हो, उसको ठीक से लिखना चाहिए। शुरुआत अच्छी करनी चाहिए, समारोह अच्छा करना चाहिए, हमारी देह बोली जिसे कहते हैं बॉडी वो अच्छी होनी चाहिए, पूरा जो भाषण का कंटेंट है जिसे हम कहेंगे बॉडी ऑफ द स्पीच वो अच्छी होनी चाहिए, और हमारी खुद की स्वतंत्र स्टाइल हमने डेवलप करनी चाहिए। तो किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए। जैसे कोई अटल जी जैसा भाषण करना चाहता है, कोई वो लद्दाख का हमारा नया बहुत तरुण एमपी है उसके जैसे भाषण करना चाहता है, कोई बेंगलोर के तेजस्वी सूर्या जैसे भाषण करना चाहता है, कोई और किसी के जैसे, कोई और किसी के जैसे। तो हर एक की अपनी एक स्वतंत्र यूनिक स्टाइल होती है, हमको भी अपनी यूनिक स्टाइल डेवलप करनी चाहिए। कॉपी करने से तो कुछ नहीं होने वाला है, तो इसको हमने ध्यान में रखना है। और एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम जब बोलते हैं जैसे भाषण करते हैं, तो भाषण करने की जो कलाएं हैं उसमें नवरस का भी प्रयोग करना चाहिए। यानी अगर कोई शौर्य कथा बता रहे हैं तो वो उसका एक आवेग होना चाहिए, एक आवेश होना चाहिए, एक आवाज़ में एक चढ़न होनी चाहिए। हम अगर कोई दुख की कथा सुना रहे हैं तो हमारे आवाज़ में भी उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए। हम कोई मजाक की बात बता रहे हैं, कोई रंजक बात बता रहे हैं, तो वो जो सारे नवरस है उसमें से जो एप्लीकेबल होगा उस विषय को लेकर उसके ऊपर उसका हमने उपयोग अपने भाषण में करना चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अपना जो ऑडियंस है उसकी तरफ देखकर बोलना चाहिए। जैसे ऑडियंस इधर है और मैं अगर वहाँ देखकर फेसबुक लाइव पे भाषण करूँगा तो आई विल नेवर बी एबल टू कनेक्ट विद माई ऑडियंस। सो इन ऑर्डर टू गेट कनेक्टेड विद द ऑडियंस आई हैव टू लुक इनटू द आईज ऑफ द ऑडियंस, राइट। सो पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, भाषण करते हैं, तो इन सारी स्किल्स के ऊपर भी हम इस पीरियड के दरमियान ध्यान दे सकते हैं, इसको अच्छा करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। अभी बाहर तो नहीं जाना है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप आईने के सामने खड़े हो सकते हैं और खड़े होकर अपना भाषण रिकॉर्ड करके देख सकते हैं, या किसी को कह सकते हैं कि मोबाइल धरो सामने और अपना ये भाषण है उसको रिकॉर्ड करो। तो ये जैसे कुछ करणीय चीज़ें हैं भाषण के बारे में, संवाद के बारे में, वैसे डोंट्स भी है, ना करने जैसी चीज़ें भी है। वो क्या है, तो आपको अगर समय दिया है कि किसी, जैसे बहुत सारे वक्ताओं को समय दिया होता है से 20 मिनट आपको बोलना है, लेकिन वो सारा वातावरण ऐसे रहता है कि इंट्रोडक्शन प्रस्तावना करने में 10 मिनट लग जाते हैं, और फिर मुख्य भाषण का जब पूरा समा बांधा है ऐसे जब हो जाता है तब तक 20 मिनट हो जाते हैं। तो वी शुड बी एबल टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्पीच, जो हमको समय दिया है उसके हिसाब से।
आज मुझे पता ही नहीं मुझे कितने समय तक लाइव जाना है, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 30 to 40 मिनट्स मुझे बोलना है और अभी 29 मिनट हो गए हैं, तो और थोड़ा एक 5-6 मिनट में मैं भी इसको समाप्त कर दूंगा। तो जैसे लेंदी नहीं होना चाहिए आपका भाषण, बहुत लंबा हो गया तो बोरिंग हो जाता है। लर्नर्स रिटेंशन जिसको हम इंग्लिश आजकल एकेडमिक्स में कहते हैं, तो बहुत छोटा हो गया है। तो उसको ध्यान में रखकर भाषण की तैयारी करनी चाहिए, बोलने की तैयारी करनी चाहिए। ये संवाद में भी काम आता है। अनेक बार आपने देखा रहेगा कुछ व्यक्ति अपने को पसंद नहीं होते। क्यों पसंद नहीं होते? क्योंकि वो जब मिलते हैं तो अकेले ही बात करते रहते हैं, सामने वाले को बोलने का मौका भी देते नहीं है। तो संवाद के मामले में भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। फिर बहुत बार ऐसे होता है कि भाषण में बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती है, बार बार उन्हीं चीज़ों को बोलने का हम प्रयास करते हैं। कभी कभी हमारे बोलने में कुछ ऐसे शब्द आते हैं, जैसे मराठी में बहुत लोग बरं का, खरा है का, खरा है ना, बरोबर ना, ऐसे बोलते हैं। कुछ हिंदी में भी ऐसे लोग बोलते हैं, कुछ सांस के कुछ आवाज़ निकालते हैं। ऐसे हमारे बोलने की इसमें कुछ बातें आती है, उसको भी हमने थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। वो भी एक स्किल से कंट्रोल हो सकता है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो रिपीटेशन अवॉइड करना चाहिए। ऑडियंस किस प्रकार का है, क्या है, उसका अंदाज़ा रखेंगे तो आप भाषण में क्या मुद्दे होने चाहिए, संवाद में क्या मुद्दे होने चाहिए, उसको तय कर सकते हैं। ये जो खाली पीरियड हमको मिला है उसमें ऐसे अलग अलग सिचुएशन में आप किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। आपका मित्र हो, अगर कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई वयस्क व्यक्ति है, कोई छोटा व्यक्ति है, तो ऐसे सिचुएशंस, केसेस बना के आप इसके ऊपर भी फोकस होके अपना पढ़ाई कर सकते हैं कि कैसे बोलना है। मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, एक ही सुर में नहीं बोलना चाहिए, बिना सांस लिए लगातार बात करते रहना, ये भी एक अच्छी बात नहीं होती है। तो ऐसे सारे चीज़ों के ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। और इन सब चीज़ों को समाप अगर करना है कि इसका क्या है, ये लॉकडाउन पीरियड का उपयोग क्या है, तो हमारे अंदर बहुत सारी कलाएं हैं और हमारे अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं। तो हमारी कलाओं को और क्षमताओं को विकसित करने का ये हमको मौका मिला है, ऐसे मैं कहूँगा। तो इस मौके का उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं? इस मौके का उपयोग, जो भी समय हमको खाली मिला है, उसका उपयोग हम अपनी जो कलाएं हैं अपने अंदर भीतर, तो गाने की कला हो सकती है, लिखने की कला हो सकती है, बोलने की कला हो सकती है, चित्रकला हो सकती है, हस्तकला, क्राफ्ट हो सकता है, पता नहीं, आपके अंदर बहुत सारी कलाएं हो सकती है। तो उन कलाओं को इस निमित्त से बाहर निकाल कर तराशा जाए, ठीक किया जाए, उसके ऊपर और प्रैक्टिस किया जाए। और हमारी जो क्षमताएं हैं, हमारी जो कैपेसिटीज़ है, उस कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी प्रयास हम इस समय पर कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है। आप अगर वेबसाइट्स ढूंढने जाएंगे तो आपको हज़ारों वेबसाइट्स मिलेंगे। MHRD के स्वयं वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। CEC के वेबसाइट पे है, EPG पाठशाला की वेबसाइट है, ऐसे कोर्सेरा है, यूडेमी है, बहुत सारे वेबसाइट पे आप जाएंगे तो ढेर सारे आपको चीज़ें मिलेंगी। ये आपको मौका मिला है कि आपके कुछ छूट गए हुए जो स्किल्स है उसको इस बहाने से प्राप्त करने का हम प्रयास कर सकते हैं क्या? कोई कोर्स ऐसा है ऑनलाइन जिसको कर सकते हैं क्या? कोई कला है जिसको विकसित कर सकते हैं क्या? कोई क्षमता है उसको और विकसित कर सकते हैं क्या? इसका हम सब ने विचार करेंगे तो हमको बहुत अच्छी चीज़, इस फ़ायदा इस समय का मिल सकता है कि जब हम अपने घरों में हैं। अंत में मैं एक अलेक्जेंडर ग्रेग का एक 3 प्रसिद्ध वाक्य है उसको कहूँगा, और फिर अगर कुछ प्रश्नोत्तर करने हैं तो 6-7 मिनट हमारे पास में समय है तो प्रश्नोत्तर भी कर सकते हैं। तो अलेक्जेंडर ग्रेग ने क्या कहा है कि देयर आर 3 थिंग्स विच पब्लिक स्पीकर हैज़ टू एम व्हेनेवर ही इज़ डूइंग अ पब्लिक स्पीकिंग। तो 3 चीज़ें हैं कि जो किसी भी वक्ता को, किसी भी संवादकर्ता को ध्यान में रखनी चाहिए जब वो संवाद करता है या भाषण करता है। वो पब्लिक स्पीकिंग के बारे में स्पेसिफिकली, बट इट इज़ एप्लीकेबल टू एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो। उसमें से पहली चीज़ वो क्या कहती है कि टू गेट इन टू योर सब्जेक्ट, जिस विषय के बारे में हमको कहना है उस विषय के अंदर जाना चाहिए। तो विषय के अंदर जाना चाहिए मतलब विषय को गहराई से समझना चाहिए, जानना चाहिए, और फिर उसके ऊपर बोलने का साहस करना चाहिए। तो द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? टू गेट इन टू योर सब्जेक्ट। सेकेंड पॉइंट इज क्या? टू गेट योर सब्जेक्ट इन टू योर सेल्फ। तो पहले तो सब्जेक्ट के अंदर जाने को कहते हैं, विषय के अंदर जाइए, फिर विषय को अपने अंदर लाइए। तो आप में और विषय में कोई द्वंद्व नहीं होना चाहिए बाद में, तो आप एक रूप हो जाएंगे, तो आप ठीक से बोल पाएंगे। और उसका जो परिणाम है
वो तीसरा वाक्य है, और वो तीसरा वाक्य क्या है? टू गेट योर सब्जेक्ट इन टू द हार्ट ऑफ योर ऑडियंस. तो टू गेट द सब्जेक्ट इन टू योर हार्ट, to get into the subject, to get your subject into yourself and to get your subject into the heart of the audience. ये तीन चीज़ें पब्लिक स्पीकिंग करते वक्त हमको ध्यान में रखनी चाहिए. संवाद करते वक्त भी ऐसी ही चीज़ के बारे में ध्यान रखना चाहिए. हम जिससे संवाद कर रहे हैं उसके हृदय तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए. तो कोई फिर कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई बैरियर होगा तो भी वो दूर चला जाएगा. हमें क्या बोलना है इसके ऊपर पहले अभ्यास हमने मन में कर लिया था, सोच लिया था, और फिर हमने उसको इस प्रकार से सामने वाले को कहा कि वो उसके हृदय तक पहुंच गया. ये प्रयास से ही होगा, ये कोई अचानक से नहीं आएगा, ये एक रात में नहीं आएगा. जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एक रात में कोई पहलवान नहीं बन सकता है कि भाई आज रात को 100 किलो घी खा लिया, 100 लीटर दूध पी लिया और 1000 सूर्य नमस्कार डाल दिए तो अगले दिन सुबह पहलवान नहीं बनेगा, उसको तो हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा. वैसे ही कोई भी 1-2 दिन के प्रयास में तुरंत नहीं बनेगा अच्छा सा संवाद करता. उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और कंटिन्यूस एफर्ट्स करने पड़ते हैं. आदर्श नमस्कार. तो ऐसे कंटिन्यूस सतत प्रयास करेंगे, फोकस्ड होकर प्रयास करेंगे तो आपको यश जरूर मिल सकता है. मुझे लगता है कि ये एक छोटा ब्रीफली मैंने आपको संवाद और पब्लिक स्पीकिंग जिसको कहते हैं उसके बारे में कहने का प्रयास किया. जो भी लाइव है, अगर आपको कुछ पूछना है इस निमित्त से तो ज़रूर पूछ सकते हैं, और अन्यथा सूरज और बाकी कार्यकर्ताओं के परमिशन से हम इस फेसबुक लाइव को यहीं पे रोकेंगे. शायद मैं सबके मैसेज तो देख रहा हूँ, तो आपको अगर कमेंट बॉक्स में से कुछ पूछना है तो ज़रूर पूछिए. भाषण करताना कधी कधी आपला स्वतःचा कॉन्फिडन्स कमी होतो, त्याच्याबद्दल तुम्ही सांगाल? तर त्याच्यात हेच आहे, मगाशी पण माझ्या म्हणण्यामध्ये मी असं बोललो की आपण ज्या विषयावरती भाषण करतोय त्या विषयाची आधी खोली आपण समजून घेतली पाहिजे. टू गेट इन टू युअर सब्जेक्ट, शेवटचे जे 3 वाक्य मी म्हटले त्यातलं जे आहे टू गेट इन टू युअर सब्जेक्ट, टू गेट द सब्जेक्ट इन टू युअर सेल्फ. ज्या विषयावरती आपण बोलतोय त्या विषयामध्ये जर आपण गेलो नीट बारकाईने तर मग आपला कॉन्फिडन्स त्याच्यामध्ये कमी होत नसतो. कधी कधी कॉन्फिडन्स याच्यामुळे पण कमी होतो की आपण अपेक्षा केली होती की 500 लोक येतील आणि 5च लोक आले, किंवा उलटही होऊ शकतं आपण अपेक्षा केली होती की 10-15 लोक येतील आणि 10,000 लोक आले, तर आता कसं भाषण करायचं. म्हणून इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ द क्लास अँड क्वांटिटी ऑफ द ऑडियन्स आपल्या भाषणाचे मुद्दे आपण तयार केले पाहिजेत. परंतु श्रोता कोण आहे याची मात्र थोडीशी काळजी अगोदर घेतली तर जशी लहान मुलं असतील तर कथा सांगताना वेगळी प्रकारची कथा सांगता येते, वयस्कर माणसं असतील तर वेगळी प्रकारची कथा सांगितली पाहिजे. तर हा जो भेद आहे याचा थोडा पूर्वतयारीमध्ये उपयोग आपल्याला पडतो. मी नमस्कार. त्यामुळे पूर्वतयारी करणं, भाषणाच्या विषयामध्ये जाणं खोलामध्ये अगोदर, तर मग पुढे काही अडचण येत नाही असं मला वाटतं. असं माझा तरी अनुभव असाच आहे. काय आहेत का प्रश्न अजून, का संपले? ठीक आहे, मला असं वाटतं 8:40 व्हायला आलेले आहेत. बाकी कुणाला काही प्रश्न नसतील तर आपण इथे थांबूया का? भाषण करताना मध्येच आपली लिंक तुटते किंवा पुढील मुद्दा विसरायला होतो, यावर उपाय काय? इट डिपेंड्स की लिंक का तुटली. एक कारण त्याचं हे असू शकतं की आपण फ्लो ऑफ द स्पीच जे आहे, भाषणाचा आपला जो फ्लो आहे त्याचं अगोदर नियोजन केलं नसेल कदाचित. त्याच्यामुळे एका मुद्द्यानंतरचा दुसरा मुद्द्यामध्ये डिस्कनेक्ट होऊन जातं. हा एक कारण असू शकतं. दुसरं कारण काही तिथली तात्कालिक काही व्यवधानं असतील, अडचणी असतील. म्हणजे आपण भाषण करत असताना मध्येच कोणतरी उठलं किंवा मध्येच कोणतरी काहीतरी बोललं, कसला तरी आवाज झाला, त्याच्यातनं ब्रेक झाला आणि ब्रेक झाल्यामुळे मग डिस्कंटिन्युअस असं एन्व्हायरमेंट तयार झालं. तर त्याच्यामुळे
असं वाटू शकतं. परंतु मूलभूत आपण जर मुद्दे काढले असतील लिहून आणि मुद्द्यांची एक सिक्वेन्स तयार केली असेल, तर मध्ये काही जरी व्यवधानं आली तरीसुद्धा तो मुद्दा पुढचा मुद्दा आपल्याला धरून भाषण कंटिन्यू करता येतं. त्यामुळे लिंक जाण्यामागचं कारण आपलं ध्यान भटकणं, म्हणजे आपली कुठेतरी आपण काहीतरी आपल्याला कोणीतरी मध्येच इकडून तिकडे आपली नजर गेली किंवा आपण दुसरीकडे लक्ष केलं, त्यामुळे आपल्याला थोडंसं ध्यान भटकल्यानंतर डिस्कनेक्ट होण्यासारखं होतं. परंतु जर आपण मुळात विचार करताना भाषणाचं फ्लो ठरवलं असेल तर काही अडचणी आपल्याला येत नाहीत. पुन्हा हा माझा अनुभव आहे, त्यामुळे मला तरी असं वाटतं की जनरली लिंक तुटण्यामागची कारणं ही 2 असू शकतात. ठीक आहे, मला असं वाटतं आपण इथे थांबायला हरकत नाही. 8:40 झालेले आहेत आणि खूप खूप धन्यवाद. आपण सगळेजण इथे आलात. स्नेहा, ओजस, मिहीर, सूरज, आदर्श, हर्षवर्धन, अनिल, सुमित, दर्शन, रवी, ऋषिकेश, सगळ्यांनाच नमस्कार माझे आणि खूप खूप धन्यवाद. हे लॉकडाऊन लवकरात लवकर जावं, आपल्या सगळ्यांना सुरक्षित आपण घरी राहावं, आरोग्यवर्धक सगळेजण तब्येत सांभाळून राहा आणि लवकरच हे सगळं उठल्यानंतर आपण प्रत्यक्षात भेटू, तेव्हा अधिक विस्ताराने आणि चांगल्या गप्पा मारू. खूप खूप धन्यवाद. नमस्कार.